देखिए, आज पूरा देश इस बात से हैरत में है कि क्या डॉक्टरी जैसे पेशे से जुड़े लोग भी आतंकी हो सकते हैं। फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े आतंकियों के पास जिस तरह से 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ और उसके बाद एक आतंकी डॉक्टर ने दिल्ली में धमाका कर दिया, उससे सवाल तो बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। इन आतंकी डॉक्टर्स की एक सहयोगी शाहीन को तो सिर्फ इसलिए रिक्रूट किया गया था कि वो जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन के लिए महिलाओं को आतंकी ट्रेनिंग दे सके। सोचिए, जांच एजेंसियों की पूछताछ में शाहीन के प्लान शोबा-ए-दावत का भी खुलासा हुआ है। ग्राफिक्स के जरिए आपको इस प्लान की पूरी डिटेल्स दे देते हैं। ये क्या प्लान था इसका? जमात-उल-मोमिनात का ये भारत में एक्सटेंशन था। भारत में चीफ कमांडर शाहीन को बनाया गया था। आतंकी मसूद अजहर की बहन सादिया मुख्य कमांडर है जमात-उल-मोमिनात की। शाहीन को महिला रिक्रूटमेंट की जिम्मेदारी मिली थी। शाहीन कट्टरपंथी सोच वाली लड़कियों को यहां टारगेट करती थी। दौरा-ए-तस्किया नामक शुरुआती ट्रेनिंग देने का जिम्मा शाहीन के पास था। भारत में शोबा-ए-दावत की पूरी जिम्मेदारी शाहीन को दी गई थी। ट्रेनिंग में नए महिला आतंकियों का ब्रेन वॉश किया जाता था, उन्हें रिक्रूट करते थे, उनका ब्रेन वॉश करते थे। पढ़ाया गया कि जन्नत के लिए भारत के खिलाफ जिहाद जरूरी है। शाहीन ने जैश की दौरा-आयत-उल-निसाह की ट्रेनिंग ली थी और शाहीन का मकसद ज्यादा मुंतजिमा बनाना था। इससे ज्यादा महिलाओं को जैश-ए-मोहम्मद से जोड़ा जा सके। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को ये शाहीन टारगेट किया करती थी, उन्हें स्पॉट करती थी, उन्हें टारगेट करती थी, उनका ब्रेन वॉश करती थी। डॉक्टर शाहीन ने कानपुर में पोस्टिंग के दौरान मेडिकल कॉलेज के अलावा एक और कमरा चमनगंज में किराए पर ले रखा था, जिसे लेकर अब कानपुर पुलिस जांच भी कर रही है। वहीं इस बीच हमारे संवाददाता ने भी डॉक्टर शाहीन के कानपुर वाले पुराने घर से एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद, डॉक्टर शाहीन की अरेस्टिंग के बाद कहीं ना कहीं उसका जो कनेक्शन है वो कानपुर से निकलकर सामने आया है। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में और मैं उसको तस्वीरों में दिखाऊंगा। यही वो आवास है L29, जहां पर 2006 से 2013 तक जो डॉक्टर शाहीन है वो यहीं पर रही है। बीच में 2009 में 6 महीने के लिए बतौर कन्नौज उसका ट्रांसफ़र हुआ था, लेकिन उसने आवास खाली नहीं किया था, यहीं रहती थी और यहीं पर जो सूत्रों की माने तो आसपास के लोगों से ना तो मिलती थी ना ही मुलाकात करती थी। उसके जो कनेक्शंस थे वो कॉलेज के बाहर थे। वो तमाम ऐसे जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहीं पर जाती थी और उन लोगों से उसकी बातचीत थी, उनसे उनकी मुलाकात थी, जिसको लेकर के जो एजेंसीज़ हैं वो जाँच भी कर रही हैं। फिलहाल कॉलेज परिसर की बात की जाए तो यहाँ पर लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर वो लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी और सिर्फ अपने काम के लिए यहाँ पर आती थी। उसके बाद जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर उसकी पैठ थी। कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर उसका आना जाना था, जिसको लेकर के जो एजेंसीज़ है वो जांच करी। फिलहाल आपको बता दें, इस पूरे प्रकरण में जो जफर हयात हैं, जो कि शाहीन के हस्बैंड थे, इन्होंने एक बड़ा खुलासा किया, ये बात कहते हुए कि बतौर शादी उन्होंने, जब शाहीन ने इस बात की डिमांड करी कि वो यूरोपियन कंट्रीज़ में शिफ्ट होना चाहती है, उसके बाद ही उनका तलाक हो गया था, जिसके बाद से ही उन्होंने उससे किसी भी तरह का संपर्क नहीं किया था, ना तो उसने अपने दोनों बच्चों से कोई संपर्क किया था। वहीं इस पूरे आतंकी गिरोह में शाहीन के साथ उसका भाई परवेज भी शामिल बताया जा रहा है। खबर है कि परवेज भी इस आतंकी नेटवर्क में खास चेहरा था। परवेज की तस्वीर हम आपको यहां दिखा रहे हैं। इसको भी कोई जिम्मेदारी दी गई थी, ऐसा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों ने जब डॉक्टर परवेज के घर छापेमारी की तो यह पता चला कि डॉक्टर परवेज की यहां पर उनके घर पर कीपैड वाले फोन का इस्तेमाल होता था। अमूमन टच स्क्रीन फोन इस्तेमाल किए जाते हैं, बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड फोन इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन कीपैड वाला फोन, कुछ तो वजह रही होगी। घर से कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद हुए हैं। डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में परवेज था। अपनी बहन शाहीन से भी लगातार टच में बना रहता था और ऐसे में शक के तार अब परवेज से भी जुड़ गए हैं। दोनों बहन भाई की आतंकी जोड़ी को लेकर इनके परिवार वालों का अब क्या कुछ कहना है, वो भी आप सुन लीजिए जरा। परिवार में स्थिति अभी इस समय तो पूरा ठीक ठाक नहीं। मेरे फादर जो है हार्ट पेशेंट है, वैसे भी कल रात में उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। अभी सब बातें हुई तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी उनकी। अब जरा अपनी बहन और अपने भाई के बर्ताव के बारे में बताइए। आप बचपन से उनके संग रहे हैं, जरा बहन के बारे में बताइए। सही है, अच्छा है। बहन की कब से घर से बाहर है, कितने साल हो गए घर छोड़े बहन को? घर छोड़े तो उनको 4 साल से तो आना जाना नहीं है। 4 साल से आना जाना नहीं है। क्या आप लोगों ने कभी फॉलोअप लिया कि किनके संग रहती हैं, किनके दोस्ती में रहती हैं? कश्मीर के लोगों से क्या कोई दोस्ती नहीं? हम फ्रेंड सर्किल नहीं जानते कि वो किनके साथ रहीं, क्या करी, ये नहीं जानते। का इरादा ये था कि हम कहीं बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ में या ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाने का,
तो चूँकि मैं भी सर्विस कर रहा था, वो भी कर रहे थे, तो मैंने बोला कि सब ठीक ठाक तो चल रहा है, जाना कैसा कुछ खास तो समझ में नहीं आ रहा। बस इतनी बात हुई थी, उसके बाद फिर वो कितने साल शादी आपकी की थी? हमारी 9 साल 9 या 10 साल रही थी। किस सन में शादी हुई थी? 2003 में। और डाइवोर्स कब हुआ? 2012-13। क्या इस दौरान कभी उनकी गतिविधि ऐसी लगी आपको कि किसी आतंकी मॉड्यूल से उनका कनेक्शन है? ना भाई, कोई मतलब ही नहीं था। क्या धर्म के प्रति काफी यहाँ से आप पता कर लीजिए। क्या धर्म के प्रति काफी झुकाव था? ना, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। शाहीन साल 2016 से लेकर 2019 तक कानपुर में रही है, तो वहीं इनके एक और सहयोगी आदिल कश्मीर से भागकर सहारनपुर आ गया था, जहां इसने एक नामी अस्पताल में करीब 6 महीने काम भी किया। ये वहीं की तस्वीर है जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। 6 महीने तक आप देखिए इस अस्पताल में काम किया। 10 साल पहले जब खुफिया एजेंसियां भारत में आतंकवादी नेटवर्क की जांच करती थी, तब सामने आने वाले ज्यादातर चेहरे इंजीनियरिंग कॉलेज या टेक्निकल यूनिवर्सिटी से जुड़े युवाओं के होते थे। लेकिन तस्वीर अब बदल रही। अब डॉक्टर्स का नया भर्ती मॉड्यूल सामने आ रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने नया ट्रेंड नोटिस किया है। मेडिकल स्टूडेंट्स अब आतंकी मॉड्यूल में शामिल हो रहे हैं। बायोटेक प्रोफेशनल्स पर फोकस ज्यादा है। क्लीन इमेज वाले लोग खोजते हैं, लोग क्लीन इमेज जिनकी हो उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। शक से बचने के लिए प्रोफेशनल बैकग्राउंड जरूरी होता है। विस्फोटक बनाने में मेडिकल नॉलेज काम आती है। जैविक हथियारों के लिए बायोटेक एक्सपर्ट्स ही हायर करते हैं। रासायनिक हमलों की प्लानिंग में इनको इससे मदद मिलती है। सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंस बढ़ाने की इनकी रणनीति रहती है और उसी हिसाब से ये एक्ट करते हैं। डॉक्टर, नर्स जैसे पेशेवर लोग, व्हाइट कॉलर लोग इनके टारगेट पर रहते हैं। हाईली एजुकेटेड प्रोफाइल कम संदेह पैदा करती। कोई भी नहीं सोच सकता ना कि पढ़ा लिखा शख्स ऐसे रेडिकलाइज हो सकता है, ऐसे जिहादी बन सकता है। आतंकी नेटवर्क में नए स्किल सेट की अब जरूरत हो गई और इसी हिसाब से ये हायरिंग कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद महाराष्ट्र एटीएस ने थाने के मुंब्रा कौसा में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शिक्षक इब्राहिम आबिदी के घर पर छापेमारी की। जांच के मुताबिक आबिदी मुंब्रा कौसा में किराए के मकान में रहता था और हर रविवार कुर्ला की एक मस्जिद में उर्दू पढ़ाने जाया करता था। अब इसको भी पकड़ा गया है। इसका क्या लिंक है, इसको लेकर जांच चल रही है। पुलिस ने जब इनकी पत्नी से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, सुन लीजिए। एटीएस पुणे हमारे घर आई थी, 15 की तादाद में थी। उन्होंने हमारा घर सर्च किया, सर्च वारंट के साथ आए थे। घर की तमाम तलाशी ली। 3 घंटा 2 से लेकर 5 तक 3 घंटे तक उन्होंने हमारे घर की तलाशी ली। इस दौरान मेरे बच्चे और मैं बहुत डिस्टर्ब हुए। मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं घर में रहती हूँ, अकेली हूँ, मैं मेरे हस्बैंड के साथ रहती हूँ। बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ हमारे घर में। उन्होंने सारा सामान उलट पलट किया, चीजें देखी किया। उनको कुछ मिला नहीं, सिर्फ उन्होंने हार्ड डिस्क हमारा लिया कंप्यूटर का और मेरा फोन, बच्चों का फोन और मेरे हस्बैंड का फोन साथ में लेके गए। और कुर्ला में मेरे हस्बैंड का दूसरा घर है, तो वो उस घर में भी बोले हम तलाशी लेंगे। उस घर की तलाशी ली और उसके बाद वो कुर्ला पुलिस स्टेशन में उनको लेके चले गए अपने।